गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू क्रिस एजुकेशनल हब। जैसा कि हम लोगों ने कल बात किया था, मैंने आपको बताया था कि कल हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे एंड आरबीआई को पढ़ेंगे। तो टुडेज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं आरबीआई की एंड मॉनेटरी पॉलिसी की, देन उसका डिटेल्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई कहने का मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और मौद्रिक नीति। ठीक है, सबसे पहले इस लेसन में हम ये समझेंगे कि क्या है मॉनेटरी पॉलिसी, क्या है मौद्रिक नीति और क्या है आरबीआई, क्या फंक्शन है आरबीआई के, क्यों आरबीआई को पढ़ना जरूरी है और क्यों इनके साथ साथ और भी जो बैंकिंग है, कॉमर्शियल बैंकिंग, उनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो इस लेसन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फाइनेंशियल सिस्टम। क्या होता है फाइनेंशियल सिस्टम? वित्तीय व्यवस्था जिसको हम बोलते हैं। क्या होता है वित्तीय व्यवस्था, क्यों जरूरी है आरबीआई के फंक्शन को पढ़ने में वित्तीय व्यवस्था की, फाइनेंशियल सिस्टम की। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इंडिया। भारत में बैंकों का इतिहास किस प्रकार से रहा है, कैसी बैंकिंग की व्यवस्था यहाँ पे हुई, उसमें कैसे रिफॉर्म हुए, कैसे चेंजिंग हुए और प्रेजेंट टाइम में किस टाइप बैंक हमारे यहाँ वर्क कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है रिजर्व बैंक, कब रिजर्व बैंक एस्टेब्लिश हुआ, अभी किस लिए काम कर रही है, कैसे इनको बैंकों का बैंक कहा जाता है और कैसे ये काम करती है, इनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी मतलब होता है मौद्रिक नीति। किस नीति के अंतर्गत मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है, क्या है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत कैसे कैसे हम मनी का फ्लो करते हैं या उसमें लिक्विडिटी क्या होती है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। फिर है सिलेक्टिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब गुणात्मक और चयनात्मक तरीके इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस टाइप के हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजी है उनको हम लोग पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं किसको, फाइनेंशियल सिस्टम को, यानी कि वित्तीय व्यवस्था को। ठीक है, वित्तीय व्यवस्था या वित्तीय आप सिस्टम नीति कह सकते हो ना, वित्तीय नीति क्या है। हाँ, तो उसके बाद हम इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है और क्यों मॉनेटरी पॉलिसी में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है जिसको सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब होता है फाइनेंस का एक्सचेंज, मतलब कि मार्केट में फ्लो ऑफ मनी जो है वो किस टाइप से वर्क कर रही है, कैसे वो मार्केट में आएगी, फिर कैसे पब्लिक के पास जाएगी, किस टाइप से वर्क करेगा, है ना। इसलिए इन चीज़ों को पढ़ना जरूरी है। तो इसमें क्या होता है फाइनेंशियल सिस्टम मतलब होता है वित्तीय नीति। तो इसमें हम इस चीज़ को पहले ध्यान देते हैं कि फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है वित्त। तो वित्त का मतलब हुआ कि आप किसी को पैसे दे रहे हो, मनी दे रहे हो और साथ साथ मनी के यूज का राइट दे रहे हो। इसका मतलब हुआ क्या, वित्तीय व्यवस्था, फाइनेंशियल सिस्टम या वित्तीय नीति। इसमें आप मान लो कि किसी को क्या देते हो, मनी देते हो, ठीक है, और फिर उसको क्या देते हो, यूज ऑफ मनी का राइट देते हो ना, यूज करना देते हो और मनी देते हो। उसके बदले में आपको क्या मिलता है, मान लीजिए कि आप इसके लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाओगे या अनऑर्गेनाइज में जाओगे, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मान लो कि आपने बैंक से लोन लिया, तो बैंक को आप क्या करते हो, लोन लेते हो, तो उसके बदले उसको क्या देते हो, मनी देते हो विद इंटरेस्ट देते हो। क्या देते हो, उसमें इंटरेस्ट जोड़ करके देते हो। या अगर किसी से आपने ये कह के पैसा लिया कि आप सपोर्ट मुझे 10,000 रुपये दो, उन्होंने आपको 10,000 रुपया दिया, ठीक है, लेकिन आपको उन्होंने कहा कि इनका यूज आप करो और साथ साथ इसको बदले हमें क्या मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप ही ने मेरे से लिया 10,000 रुपये, तो मैंने आपको बोला कि आप ठीक है ये पैसे यूज कर लो, लेकिन इसके बदले मुझे क्या बेनिफिट मिलेगी जो आप मेरे मनी को यूज करोगे एज पर योर चॉइस। तो उन्होंने कहा कि या तो आप मेरे से इंटरेस्ट ले लो, ठीक है, और नहीं तो आप क्या ले लो, इसका डिविडेंड ले लो। क्या ले लो, डिविडेंड लो, यानी कि आप इसका जो भी मुनाफा होगा उसमें आपका हिस्सा रहेगा, परसेंटेज रहेगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब होता है कि मनी और साथ साथ मनी के यूज का राइट। अब मान लो कि किसी ने आपको पैसे दिए,
फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहीं जा रही हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैंने आपको दे दिए कि ये लो 20,000 रुपीज है ना, मैंने आपको दिया, मान लो कि मैंने किसी ए पर्सन को दिया कि ये 20,000 है, ये आप अपने पास रखना, लेकिन इसका मैं 10 दिन के बाद आकर के इसको ले लूंगी। मतलब मैंने उसको मनी दिया पर क्या नहीं दिया, मनी को यूज करने का राइट नहीं दिया। वो मेरा मनी सुरक्षित रखेगा पर उसका यूज नहीं करेगा। तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इसके साथ एक बॉन्ड लगा दिया उसके साथ कि मैंने कहा कि आप मेरी मनी को सुरक्षित रखो पर उसका यूज आप अपने लिए नहीं करोगे। कैसे करोगे, मैं 10 दिन के बाद मुझे वो मनी चाहिए, मैं आपसे ले लूंगी, तो आप अगर उसका यूज करोगे तो फिर वो पैसे मुझे कैसे रिटर्न करोगे। तो इसलिए अगर मैंने ये पैसे किसी को ऐसे दिए रखने के लिए, एज पर सिक्योरिटी के लिए कि आप रख लो, सुरक्षित रहेगा मेरा पैसा आपके पास, पर मैंने उसे मनी यूज का राइट नहीं दिया, इट मीन्स कि मैंने उसे ये कहा कि मेरा मुद्रा आप यूज नहीं कर सकते हो, तो उसके बदले हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर मैं वही मनी उसको देती हूँ, साथ साथ उसके यूज का राइट देती हूँ, मतलब आप इसका यूज करो, जैसे भी है, आपको अगर फैक्ट्री लगानी है या गाड़ी खरीदना, कुछ भी करो, जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो उनको क्या होता है, वो हमें मनी देते हैं, यूज का राइट भी देते हैं, तो हम उनको उनके बदले में क्या देते हैं, इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट उनके पैसों को क्या कहते हैं, रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो आपने समझा कि मनी और मनी प्लस यूज का राइट फाइनेंशियल सिस्टम का क्या है, मेन मोटो है। और इसमें क्या होता है, फाइनेंस का एक्सचेंज होता है, जो आदमी लोन लेता है या किसी चीज को करके बेच करके पैसा लेता है, तो क्या होता है, उसमें एक पैसा दूसरे के यहाँ जाता है, दूसरे जगह से फिर उसका काम जहाँ होता है वहां पे तीसरे जगह पे जाता है। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ फाइनेंशियल एक्सचेंज, क्या क्या कारक है फाइनेंशियल एक्सचेंज के, क्यों एक्सचेंज होते हैं, तो क्यों होते हैं और किसके द्वारा होते हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या आ गया, बैंकिंग आ गई, फाइनेंशियल एडवाइजर हो गए, जैसे कि हम बैंक के पास जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बैंक है, बैंक के पास गए या एक बीमा कंपनी के पास, किसी के पास आप जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वहां पे आपको मनी देते हैं, बट मनी को देने के क्रम में आपको ये बताते हैं कि आपको इतना इस पे कॉस्ट लगेगा, इतना आपका ईएमआई बनेगा, इतना विद इंटरेस्ट आपको वापस करना पड़ेगा, अगर एट अ टाइम एक मुश्त आप वापस करते हो तो आपको इतना सारा ऐड करके एक साथ लगेगा। मतलब क्या करते हैं, आपको एडवाइस देने का भी काम करते हैं ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती है वो बैंकिंग, मान के चलो बैंकिंग हो गई, बीमा कंपनी हो गई, तो वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल उनको सपोर्ट करते हैं, साथ साथ एडवाइजर भी वहां पे रहते हैं जो हमें ये बताते हैं कि इनका यूज आप करोगे तो इसके बदले आपको कैसे क्या करना है। बीमा कंपनी हो गई, अगर आप अपना पैसा मान लो कि कहीं पे इंश्योरेंस करवाए हो, बीमा करवाए हो, तो उसके यहाँ जाते हो तो वो भी आपको क्या बताते हैं कि आप बीमा में इतना पैसा ऐसे इन्वेस्ट करो, उसके बदले आपको रिटर्निंग इतना मिलेगी। मतलब वो आपके मनी लेते हैं, मनी का यूज करते हैं बीमा कंपनी वाले, और उसके बदले में आपको जो भी उनका विद इंटरेस्ट होता है वो आपको क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। या शेयर मार्केट हो गया, तो आप शेयर मार्केट में भी पैसा लगाते हो, क्यों लगाते हो, क्योंकि उसका आपको रिटर्निंग मिलेगा, आपके मनी के बदले आपको क्या मिलेगा, रिटर्निंग मिलेगा, मोर मनी मिलेगा, है ना। फिर है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या आ गया, जैसे कि क्रेडिट कार्ड आ गया, डेबिट कार्ड हो गया, चेक हो गया, ये क्या है, वो उनके इंस्ट्रूमेंट है जिनको हम यूज करके क्या करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी वर्क होता है उसको करते हैं, उसको करने में हमें क्या मिलती है, एक प्रोसेस सपोर्ट मिलता है। ठीक है, उसके बाद है फाइनेंशियल मार्केट, मतलब क्या, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, वित्तीय बाजार क्या होता है, तो वित्तीय बाजार वो होता है जहां पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मनी, मतलब मनी का लेन देन, ट्रांजैक्शन आप कह सकते हैं कि मनी एक जगह से उठ करके दूसरे जगह यूज होता है, दूसरे जगह से तीसरे जगह यूज होता है, यानी कि आप उसका क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो। तो ऑल ओवर हमको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मॉनेटरी पॉलिसी में इन सारे चीजों को क्या करना है, डिटेल्सली पढ़ना है। इसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल सिस्टम, जिसका और अच्छे से डिटेल से हम लोग आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मतलब वित्तीय मार्केट, जहाँ पे क्या होता है, सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, क्या होता है, सामानों का एक्सचेंज, बिक्री होता है, लेन देन होता है ना। तो फाइनेंशियल मार्केट किसको कहते हैं, एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट वेयर बायर्स एंड सेलर ट्रांजैक्ट फाइनेंस, मतलब फाइनेंस यानी मुद्रा का या मुद्रा से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनका क्या करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है,
तो हम पढ़ेंगे आप क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का, क्या वर्गीकरण है? तो इसमें है एक मनी मार्केट और एक क्या है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट मतलब मुद्रा बाजार, कैपिटल मतलब पूंजी बाजार। ठीक है, ये इनका क्लासिफिकेशन है। ये दो पार्टों में बटे हुए हैं फाइनेंशियल मार्केट, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में क्या होता है? ट्रांजैक्शन फाइनेंस फॉर बैंक शॉर्ट टर्म। क्या होती है? शॉर्ट टर्म के लिए बैंक क्या करती है? फाइनेंस करती है लोगों को, पब्लिक को, लगभग मतलब 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है? कैपिटल मार्केट, इसमें लॉन्ग टर्म होता है, यानी मनी का जो ट्रांजैक्शन होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, यानी कि वित्तीय समावेशन क्या है। तो इसमें द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग पीपल टू द फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें क्या करते हैं? एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होते हैं? फाइनेंस का लोगों के बीच में क्या होता है? एक्सचेंज होता है, इज कॉल्ड फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। जैसे कि जनधन योजना, गवर्नमेंट ने मतलब आज से 4-5 साल पहले क्या चलाई थी? जनधन योजना। क्या है ये जनधन योजना? ये बस क्या था? एक फाइनेंशियल इंक्लूजन था, एक वित्तीय समावेशन था। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वित्तीय समावेशन क्या होता है, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है कि मतलब थर्ड, जो सबसे नीचे वर्ग के लोग भी हैं उनको क्या करना? कनेक्ट करना। किससे? बैंक से जोड़ना, क्योंकि उनसे क्या होगा? ट्रांजैक्शन होता है। मान लीजिए कि 100 लोगों का, ऐसा तो होगा नहीं कि बस 100 लोगों का ही इसमें जनधन में खाता खुला होगा, पर मान लो कि आपने 100 लोगों का खाता खुला। ठीक है ना, इन लोगों ने क्या किया? जब इनका खुला खाता तो इसे मान लो कि 100 रुपया ही जमा किया, जबकि आजकल तो 100 रुपये है नहीं, 1000 रुपये मिनिमम हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? 10,000, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? 100 पीपल ने 100 रुपीज भी अपने अकाउंट्स में जमा किए तो 10,000 हो गए। इट मीन्स कि क्या हुआ? फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, मनी का क्या हुआ? वहां पे इंक्लूजन हुआ। इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन में जनधन योजना को जोड़ा गया है, ताकि यहाँ पे सबसे नीचे वर्ग के भी लोग, वो लोग जहाँ पे उनका बैंक का खाता बहुत सारे लोगों का नहीं रहता है, उन लोगों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट में जोड़ा जाए, ताकि वो बैंक से जुड़े, वित्तीय संस्थान से जुड़े, जहाँ पे उनको वित्तीय संस्थान का पूरी लाभ प्राप्त हो, हर एक प्रकार के उनको क्या मिले? सुविधा मिले। ठीक है, तो इसीलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। अब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, कैसे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम वर्क करता है, क्या क्या इनके बेसिस है? तो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, एक अनऑर्गेनाइज सिस्टम है। ऑर्गेनाइज सिस्टम कहने का मतलब कि वो सिस्टम जो कि रूल्स रेगुलेशंस, मतलब अकॉर्डिंग टू आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है। आरबीआई कहने का मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि गवर्निंग बॉडी है एक प्रकार से बैंकिंग सेक्टर की, और उसी के अंतर्गत जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, प्राइवेट बैंक है, अदरवाइज जो भी बैंक है, इन्हीं के गाइडलाइन के हिसाब से काम करती है। जो आरबीआई की गाइडलाइन होती है उसी के हिसाब से काम करती है। ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बोलने से संगठित क्षेत्र, जहाँ पे कि किसी चीज का रूल्स रेगुलेशन हो, जिसको फॉलो करवाया जाए, जिसके मान लो कि आप बैंक में पैसा क्यों जमा करते हो? क्योंकि आप जानते हो कि बैंक सेफ जगह है, क्योंकि वहां पे आरबीआई के कुछ रूल्स है। अगर कुछ भी होता है तो आपका जवाबदारी नहीं, बल्कि उस बैंक की जवाबदारी होती है कि आपके पैसे को कैसे सही जगह इन्वेस्ट करें और उसको विद इंटरेस्ट आपको वापस मिले। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोला गया है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आरबीआई के थ्रू कितने बैंक्स आते हैं? तो 3 प्रकार के आते हैं। एक आपका आरआरबी है, मतलब रीजनल रूरल बैंक हो गया। दूसरा आपका कॉमर्शियल बैंक, जिसके थ्रू बैंकिंग के सारे काम होते हैं। तीसरा कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि सहकारी बैंक। ये किसके पार्ट्स हैं? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के पार्ट्स है, जो कि आरबीआई के थ्रू काम करती है। आरबीआई के रिपोर्ट, उनके वर्क के हिसाब से जो भी उनका प्रोसेस होता है, जो भी उनका आप कह सकते हैं गाइडलाइन होता है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करती है। दूसरा आपका क्या है? फाइनेंशियल, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का अनऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, मतलब जो क्षेत्र संगठित नहीं है, जिसका आप कोई
कोई भी लिखे पढ़े रूप से दायरा नहीं है। जैसे कि आप मान लो कि आपने किसी मनी लैंडर से पैसा लिया, गांव में आप भी देखते हो या शहर में भी देखते हो, हम लोग 2% 4% के हिसाब से ऐसे लोगों से पैसा लेते हैं जिनका कहीं भी कोई मतलब एक लिंकिंग ऑफ बैंक नहीं है। आप किसी पर्सनल व्यक्ति से लोन लेते हो, वो किस में आता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, आरबीआई क्या है, आरबीआई की वर्क प्रोसेस क्या है, आरआरबी क्या है, रीजनल रूरल बैंक क्या है, कॉमर्शियल बैंक क्या है और कोऑपरेटिव बैंक क्या है। तो हमने देखा कि आरबीआई के अंतर्गत कौन कौन से बैंक आए। तो पहला आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, दूसरा कॉमर्शियल बैंक और तीसरा कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कॉमर्शियल बैंक के बारे में, कि कॉमर्शियल बैंक क्या है। कॉमर्शियल बैंक बोलने से व्यावसायिक बैंक। ठीक है, तो व्यावसायिक बैंक के कितने डिवीजन है, कितने पार्ट है। तो व्यावसायिक बैंक 3 पार्ट में है। एक प्राइवेट बैंक। अच्छा, प्राइवेट बैंक कौन सा बैंक होता है, वो बैंक जिसका शेयर 51% किसी प्राइवेट पब्लिक के पास या प्राइवेट बैंक होल्डर के पास होती है। वो कौन सी बैंक होती है, प्राइवेट बैंक। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निजी बैंक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी भी प्राइवेट पब्लिक का या जो जिसने बैंक लिया है, जिससे के थ्रू बैंक ऑर्गेनाइज हो रही है, उसका शेयर उसमें कितना होता है, तो उसका शेयर 51% और मोर देन होता है ना, मोर देन होता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, प्राइवेट बैंक है। प्राइवेट बैंक में 1-2 बैंक जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये सब क्या है, ये सब प्राइवेट बैंक है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा बैंक है, वैसे बैंक जिनका शेयर 51% और मोर देन 51% गवर्निंग बॉडी के पास होती है। ठीक है, तो वो कौन सा बैंक होता है, वो होता है पब्लिक सेक्टर बैंक। कितना, 51% या मोर देन 51% है ना, किसके पास होती है, गवर्निंग बॉडी के पास होती है। ठीक है, एक होता है फॉरेन बैंक, वैसी बैंक जो कि विदेशों की बैंक है, दूसरे देश की बैंक है, पर उनके शाखा जो है, ब्रांचेज जो है, वो हमारे देश में रनिंग कर रही है, काम कर रही है, जैसे कि DCB बैंक है ना। अच्छा, पब्लिक सेक्टर बैंक में बैंक जैसे कि हो गया BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या आप इसमें बहुत सारे बैंक आपके आते हैं, BOI हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इन सारे जो बैंक है, ये कौन से बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक है जिसका मोर देन 51% से गवर्निंग बॉडी के पास रहती है, यह पब्लिक सेक्टर की बैंक है। ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैंकिंग सेक्टर जो है वो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में क्या है और इंडिया की मनी मार्केट में किस तरह से उसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है ना, या विभाजन है। तो क्या क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बैंकिंग की। तो क्या है, अब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंस मार्केट। हमारे यहाँ बैंकिंग सेक्टर काम कर रही है, बहुत सारे बैंक है, प्राइवेट है, सरकारी है, हर बैंक है, लेकिन आज भी हम लोग गाँव में देखते हैं जो कि ज़्यादा रूरल एरिया है, वहाँ पे क्या करते हैं, जो पब्लिक है अगर उसको मनी की जरूरत होती है तो किसके पास जाते हैं, मनी लैंड लीडर के पास जाते हैं, जमींदार के पास जाते हैं, उनसे जाकर के पैसा लेते हैं, वो अनाप शनाप रेट में उनसे क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। तो क्या है कि अब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंस मार्केट है, लेकिन उन लोगों के पहुंच तक नहीं है। फिर कह रहा है इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटीज। बैंकिंग फैसिलिटीज शहर में या अच्छे जगहों पे जहाँ पे कि ट्रांजैक्शन अच्छा है उस जगह पे अच्छे से काम कर रही है, पर वही जब गांव के हम बोल सकते हैं जमीनी स्तर पे उतरते हैं तो वहाँ भी क्या है, इनका एब्सेंस है, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको पर्याप्त उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। ठीक है, लैक ऑफ लॉजिकल इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इसमें क्या है कि बैंकिंग में क्या होता है कि आरबीआई अगर रेट बढ़ाती है
इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, आप बाद में पढ़ोगे, रेपो रेट पढ़ोगे, रिजर्व रेपो रेट पढ़ोगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को पढ़ोगे तो ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा बैंकिंग के मापदंड को काम किया जाता है, उसमें यूज किया जाता है। तो जब इन सब रेट बढ़ते हैं, आरबीआई अगर बढ़ाती है तो कॉमर्शियल बैंक तुरंत से उसको बढ़ा देती है, पर जैसे आरबीआई अगर उसको कम करती है तो वो अपने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से पब्लिक तक उस चीज की सहायता नहीं पहुंच पाती है। तो क्या हो जाता है, लॉजिकल इंटरेस्ट रेट जो है वो उनको नहीं मिल पाता है। बैंक अपने हिसाब से जो भी रेट होती है वो वसूलती है। अगर आरबीआई ने बढ़ा दिए तो वो बढ़ा करके पैसा लेती है, पर अगर घटाए तो ये बैंक अपने ऊपर डिपेंड करती है कि वो घटाएगी कि नहीं घटाएगी, यानी उनको एक तार्किक नहीं मिल पाता है इंटरेस्ट रेट जो उनको लेना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है ना। लैक ऑफ फंड इन द मनी मार्केट, मनी मार्केट में जो फंड्स हैं यानी मनी है उनका क्या होता है, अभाव पाया जाता है। अब हम लोग एक चीज पढ़ लेते हैं कि लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, तरलता। अब हम तरलता, किसी चीज की तरलता को कैसे माप सकते हैं, जैसे कि मुझे ये पेन खरीदनी है, ठीक है ना, सॉरी ये मार्कर लेनी है, तो मैं मार्केट गई मार्कर लाने, हमारे पास पैसा नहीं है और मान लो कि हमारे पास घड़ी है, तो हमने दुकानदार को बोला कि ये घड़ी रख लो, बदले में मुझे ये 8-10 मार्कर दे दो, तो वो उनकी मर्जी पे डिपेंड करेगा। हो सकता है कि अगर उनको घड़ी की वांट्स हो तो वो रख ले और हमें ये दे दे मार्कर, लेकिन अगर उनको उस चीज की जरूरत ना हो तो वो मना कर देते हैं। मतलब इतनी लिक्विडिटी उसमें नहीं है घड़ी में। लेकिन सबसे अधिक लिक्विडिटी क्या है, तो करेंसी है, मुद्रा है, जो मार्केट में आप किसी भी चीज को लेने जाओगे तो मुद्रा दोगे अगर उनको तो तुरंत आपको सामान देंगे, है ना। तो लिक्विडिटी किसमें ज्यादा है, हम लोग के लिए ये एक लेसन होगा जिसमें लिक्विडिटी को पढ़ना है, क्या है लिक्विडिटी, कौन सी चीजें कितना अधिक लिक्विड है। तो सबसे अधिक लिक्विड क्या है, नोट, मुद्रा, जो कि मार्केट में लेकर के हम जाते हैं, तुरंत उसके बदले सामान लेकर के आते हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी के रेफरेंस पे आप थोड़ा सा उसका डिफिनेशन समझ लीजिए। इफ द एसेट इन कन्वर्ट इनटू कैश इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड, मतलब आप कम से कम समय में उसको क्या करते हो, एसेट को अगर बेच दो और तुरंत उसका पैसा आ जाए। जैसे कि आपके पास मान लो कि एसेट के रूप में जमीन है, घर है, वगैरह वगैरह सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आप तुरंत चाहोगे कि हम इनको इनकैश करें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी लिक्विडिटी है पर कम है। सबसे अधिक लिक्विडिटी क्या है, सबसे अधिक लिक्विड क्या है, तो मनी है, करेंसी है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि वैसी चीजें, वैसा एसेट, वैसी संपत्ति जो कि कम से कम समय में किसमें कन्वर्ट किया जाए, तो कैश में कन्वर्ट किया जाए, वो क्या है, अधिक लिक्विड है। ऑफ टाइम इट विल बी कंसिडर्ड मोर लिक्विड, जो कि कम से कम समय में करेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाए, वो हम समझते हैं कि अधिक से अधिक लिक्विड है। जैसे कि आपके पास बॉन्ड्स है, आपने बैंक से कुछ, बैंक में कुछ पैसा जमा किया, उसके बदले बैंक ने आपको बॉन्ड्स दिया है, ठीक है ना। तो उस बॉन्ड को अगर आप एक्सचेंज करने जाओ तो थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन सबसे अधिक लिक्विड क्या है, तो मनी, करेंसी है, जो कि हमारे पास है, जो कि ऑन कैश हमारे पास होता है। ऐसे काम करने के लिए तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, फोन पे जिनका यूज करते हैं आप, और उनके बदले आप क्या करते हैं, चीजों को खरीदते हैं। पर सबसे अधिक लिक्विड क्या है, तो करेंसी है। अब इन चीजों के, इसके बाद जो भी हमको पढ़ाई करनी है इनके विषय में, तो हम उन चीज़ों को डिटेल से करेंगे, आरबीआई के बारे में करेंगे, हर टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। आप एक बार इसको देख लो, नोट डाउन भी कर सकते हो अगर समझ में नहीं आ रही हो तो, और आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। जितने अच्छे से आप समझोगे उतने अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के थ्रू आप उन चीज़ों को क्या करोगे, अपने माइंड में सेटअप करोगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और इसी बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के साथ ही मिलेंगे, आरबीआई के साथ मिलेंगे, और नेक्स्ट उसके आगे के पार्ट को करेंगे, ठीक है। और आप इन चीज़ों को पढ़िए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, और अगर समझ में आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट जरूर से जरूर करें। थैंक यू।